That is the resolution of vector. देखो, कोई भी एक वेक्टर होता है तो उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, एक वेक्टर के दो पार्ट्स कर सकते हैं या तीन चार भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, अगर सपोज ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर, इसके दो पार्ट्स हमें करने हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सपोज ये वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो वेक्टर है इस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर जहां पे मैच होता है एक्स एक्सिस के साथ, और ये है उसका वाई एक्सिस, तो जहां पर ये मैच होता है परपेंडिकुलर, वहां पे हम क्या करेंगे, एक एक्सिस बना देंगे, मतलब एक वेक्टर बना देंगे। अब देखिए आप, तो ये वेक्टर जहां पे मैच होता है, ये वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है वो जहां पे मैच होता है वहां पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हम ये वर्टिकल को लिखेंगे, सेकेंड वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहला वेक्टर है, सपोज पहला वेक्टर है आर, हाँ, तो हमने ये जो दो वेक्टर्स अभी निकाले, इन दोनों का टोटल ये तीसरा वेक्टर आ सकता है। कैसे? बाय ट्रायंगल लॉ से, है ना, पता है ना ट्रायंगल लॉ? तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर का एंड, फिर दूसरा वेक्टर का स्टार्ट, ये दोनों ऑर्डर में है। रेड वेक्टर्स ऑर्डर में दिख रहे, एक खत्म होता तो दूसरा स्टार्ट होता, ये दोनों ऑर्डर में है। अगर ये ऑर्डर में है तो इनका रिजल्ट तीसरा वेक्टर आता, जो कि ऑर्डर में नहीं रहता, मतलब ये जहां पे एरो दिखाता है सेकंड वेक्टर, उसको उल्टा एरो ये दिखाता है, वहां से स्टार्ट नहीं होता है। तो मतलब देखो, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट कहां से होता? जो लोग ट्रायंगल लॉ को थे या नहीं भी थे तो समझ लो, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट कहां से होता? पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से, और खत्म कहां पे होता? दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे। पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट वेक्टर है सपोज रेड वेक्टर, इसके स्टार्टिंग से स्टार्ट होता और सेकंड के एंड पे खत्म होता। तो हम कह सकते कि इन दोनों का रिजल्ट ये है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू पार्ट्स। समझ गए क्या? मतलब इनके कुछ पार्ट्स बनाने हैं, हाँ, ऐसे दो तीन पार्ट्स बनाने हैं जिनकी टोटल वही वेक्टर आ सकता है। सो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू पार्ट्स, ओके, या फिर मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? कंपोनेंट मतलब उसके ऐसे पार्ट्स कि जिनकी टोटल करे तो वही आ जाता है ना? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो दिख रहा है आपको, इसके ये दोनों क्या है? कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब भी पार्ट्स ही होता है, कंपोनेंट्स और पार्ट ऑलमोस्ट सेम। तो कंपोनेंट जितने भी है ना, उनकी टोटल करेंगे तो वही आ जाएगा। ओके, सो याद रखना, ये कंपोनेंट इज अ टोटल। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसको, ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर के दो पार्ट्स हमने करे, तो इन दोनों को नाम देंगे हम आर एक्स, और इसको नाम देंगे आर वाई। अब ये ऐसे नाम क्यों? ये दोनों आर के पार्ट्स है ना, ये अकेला आर इन दोनों के बराबर है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो हमें इसे नाम दिया आर एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में था ये कंपोनेंट, क्योंकि ये आर का था इसलिए आर एक्स। सेकेंड जो है उसे कहेंगे आर वाई, ये भी आर का ही पार्ट है लेकिन वाई डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं आर वाई। अब देखिए जरा, ये आर वाई हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारा रूल ये है कि आर वाई को शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट करो इसको पैरेलल, और पैरेलल शिफ्ट करके हम कहीं भी भेज सकते हैं उसको, लेकिन
कैसे करेंगे देखो, अभी मैं एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला वेक्टर r है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा। एक वेक्टर r था हमारे पास, ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे था, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है ऐसा इमेजिन करो। फिर क्या करना, इससे एक परपेंडिकुलर निकालना यहाँ पर, और जहां पे ये मैच होता लाइन वो उसका एक पहला वेक्टर, और यहां से ये इसका दूसरा वेक्टर, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर में आ गए ना, पहला और दूसरा, तो इनका टोटल ये तीसरा वेक्टर आ जाता है। ट्रायंगल लॉ पता है ना, ट्रायंगल लॉ पढ़ लो, देख लो। तो पहला वेक्टर शुरू खत्म, दूसरा वेक्टर शुरू खत्म, तो तीसरा वेक्टर पहले से शुरू और दूसरे पे खत्म। तो ये इन दोनों का क्या है, रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट है। लेकिन हमने इसका नाम लिखा आर एक्स और इसका नाम लिखा आर वाई, समझ गए। तो फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई, और यहाँ पे लिखेंगे बाय विच लॉ, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। हमने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया वो तो आपको पता है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला बस, और एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, नो इश्यू, बस इतना ही। हाँ, अब देखो, हम इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये पहला वेक्टर मैं दूसरा वेक्टर ज्यादा बड़ा लूंगा इतना, और तीसरा वेक्टर ऐसे लूंगा, तो ये सही है कि नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि देखो, ये पहला वेक्टर इधर यहाँ तक खत्म हुआ, दूसरा यहाँ से शुरू हुआ, ये ऑर्डर में आ गए दोनों, और तीसरा वेक्टर इनका क्या रहता है, रिजल्टेंट। ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ट्रायंगल लॉ को कुछ ऐसा नहीं है कि वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ मतलब रैंडम लॉ है, ये ऐसे दो वेक्टर्स तो ये तीसरा वेक्टर है ना। तो ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है, दोनों ऑर्डर में है, तो ये क्या आएगा, दोनों का टोटल ए प्लस बी। तो ट्रायंगल लॉ कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम परपेंडिकुलर ही क्यों निकाल रहे, बिकॉज हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाने वाले। परपेंडिकुलर मींस एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ओके, तो अभी तक जो पार्ट हुआ उसमें से ये इतना पार्ट रिवाइज करो। तो किसी भी एक वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट्स करने हैं, जो कि उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर एक्स एंड आर वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ये जो दोनों हैं, hence these two are, hence rx and ry are perpendicular components। कंपोनेंट्स का मतलब पता है ना, यहाँ पे अंडरलाइन किया है, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर के हमने जो दो कंपोनेंट्स किए, वो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस एक सिंपल पॉइंट, ये समझने के लिए जो डायग्राम्स निकाले थे, ये तो किसी भी कंडीशन में चलते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं, इसको सिर्फ समझने के लिए लिखा है हमने अभी। ये भी राइट है, इसको भी समझने के लिए लिखा है, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स राइट, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर सीइंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए, आर वाई को शिफ्ट अगर करेंगे तो आर वाई इधर लिख सकते हैं ना, किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसका रूल क्या है, वेक्टर को मतलब उसकी डायरेक्शन सेम रहने दो, उसकी हाइट भी सेम रहने दो, तो वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम वेक्टर को इधर ले सकते हैं, समझ गए। तो अब मैं डायरेक्ट डायग्राम निकालूंगा यहाँ पर, ध्यान से देख लेना वही पॉइंट फिर से। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है, तो हम इसके दो पार्ट्स डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालो और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालो। देखो, ये जो है हॉरिजेंटल वाला, ये भी इसका पार्ट है, इसका नाम क्या देंगे, वेक्टर ए एक्स। क्यों दिया पता है ना, ए का ही पार्ट है लेकिन एक्स की तरफ, और दूसरा पार्ट कौन सा रहता है, ये, इसका नाम क्या है, वेक्टर ए वाई। ए का ही पार्ट है लेकिन वाई की तरफ, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस की तरफ,
एक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ए वाई को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए वाई हम इधर भी तो ले सकते हैं, समझ गए। तो किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। एक एडिशनल डायग्राम, अगर आपके पास वेक्टर है वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, इसको ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये जो बनेगा वेक्टर ये बनेगा बी एक्स, और ये जो बनेगा वेक्टर ये बनेगा बी वाई। समझ गए, बस इतना सिंपल है। मतलब किसी भी सेंटर वाले एक वेक्टर के दो पार्ट्स करने हैं, है ना। हाँ, तो ये दो ट्रायंगल सेम ही है ना, नो प्रॉब्लम। ये वेक्टर पहला, ये दूसरा, तो वैसे ये पहला और ये दूसरा, तो कैसा भी ट्रायंगल लेंगे तो उसका आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। हमें आंसर से मतलब बी एक्स प्लस बी वाई लेंगे तो भी वेक्टर बी आ रहा है, और बी वाई प्लस बी एक्स लेंगे तो भी वेक्टर बी ही आ रहा है। तो समझ गए, किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, कितना सिंपल है। तो आप कोई भी एक डायग्राम निकाल लो, और इसमें समझो ये वेक्टर P है, suppose this is vector P, then you can write two vectors of it. So first one here, ये बनेगा px, वेक्टर px, और जो इधर के साइड में आएगा मैच करके वो वेक्टर बनेगा वेक्टर py। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर px प्लस वेक्टर py। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर bx प्लस वेक्टर by। लाइकवाइज वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर ax प्लस ay। ठीक है, तो इस तरह से, चलो ठीक है। अब रिजोल्यूशन मतलब समझ में आया, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू पार्ट्स। एक वेक्टर के हमने क्या किए, दो पार्ट्स कर लिए। ओके, बी एक्स प्लस बी वाई लिखो या बी वाई प्लस बी एक्स लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा लॉ है, याद आ रहा है किसी को? ये बी एक्स प्लस बी वाई जो है ना, इसको हम बी वाई प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। कौन सा लॉ है याद है क्या? कम्यूटेटिव लॉ है ना। कम्यूटेटिव लॉ मतलब वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए लिख सकते हैं। ओके, तो चलेगा, नो इश्यू एट ऑल। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू पार्ट्स मतलब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके दो पार्ट्स कर लेना मतलब रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नोट अगर लिखना है तो, पी एक्स एंड पी वाई आर, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी। समझ गए पहला सेंटेंस। और ये भी लिख सकते, पी इज रिजल्टेंट ऑफ पी एक्स एंड पी वाई। समझ गए, तो P वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट्स है ना, और वेक्टर P क्या है, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? P रिजल्टेंट मतलब टोटल इन दोनों का। तो ये दोनों सेंटेंस याद रखो अच्छे से, P x P y कंपोनेंट्स है, P इज द रिजल्टेंट। ओके, अब ये जो है इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, तो ध्यान से डायग्राम्स देखते रहना ये कैसे है। अब देखो, वेक्टर P के तो हम दो पार्ट्स कर रहे हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल ले लेंगे, थीटा। ओके, एक थीटा लेके हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो ये पी वाई है ना, वर्टिकल वेक्टर, तो इसको भी हम पी वाई लिख सकते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। ये दोनों वेक्टर सेम है, पी वाई देखो पैरेलल, पी एक्स और ऊपर भी पी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, और ये बड़ा वेक्टर कौन है, वेक्टर पी। चलो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इसमें पी वाई है, अब इसकी सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं अपन, पी वाई, वेक्टर पी वाई मतलब पूरा डायरेक्शन वगैरह सब आ गया, बट नाउ वी आर राइटिंग ओनली पी वाई, मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू। हाइपोटेनस कौन सा है, पी, तो पी वाई इक्वल टू क्या आएगा, पी साइन थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज वर्टिकल और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी। तो वेक्टर पी का ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल वाला जो ऊपर जाता है।
या y कंपोनेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट cos थीटा करेंगे। cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। अब इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है, px, है ना। थीटा के एडजेसेंट ये है, ये नहीं ले सकते, ये तो बड़ी साइड है सबसे, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड नहीं ले सकते, तो ये साइड है एडजेसेंट साइड px और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड p। तो px इक्वल टू p cos थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज विच कंपोनेंट, हॉरिजेंटल और x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p, ठीक है। जो ओरिजिनल वेक्टर p है उसका ये कौन सा x कंपोनेंट है। देखो y कंपोनेंट साइन थीटा होता है, ओके। y कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा, यस, वाई ई एस, y कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो y हमेशा साइन थीटा होता है, याद रखो, ठीक है। वाई एस एस तो साइन कंपोनेंट है, और x वाला कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये दो कंपोनेंट्स याद रखिए। नाउ सी, हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, तो ये जो वेक्टर्स के हमने दो पार्ट्स करे थे यहाँ पर, वेक्टर p के दो पार्ट्स, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर पार्ट्स, ये वेक्टर px था, ये वेक्टर py, और हमने लिखा था वेक्टर p इक्वल टू px प्लस वेक्टर py बाय ट्रायंगल, ठीक है। अब और एक पॉइंट है यहाँ पर, आपको जो पता है यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का पॉइंट सबको पता है, यूनिट वेक्टर थर्ड लेक्चर में लिया था शायद, सेकंड लेक्चर में। देखो कोई भी वेक्टर जब होता है तब उसको हम, अब समझो एक वेक्टर है 10 न्यूटन, ठीक है। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं 10 इंटू 1 न्यूटन, है ना। कोई भी वेक्टर अगर है 10 न्यूटन का, हाँ, तो उसको हम कर सकते हैं 10 इंटू 1 न्यूटन। सो 10 इंटू ये 1 न्यूटन यानी यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो ये 1 न्यूटन का वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, तो उसको u लिख सकते हैं, u मतलब यूनिट वेक्टर, कैप देंगे तो यूनिट वेक्टर। सो 10u, ओके। जैसे कि समझो ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में यूनिट वेक्टर ये है, और इस कंडीशन में यूनिट वेक्टर ये है। तो यूनिट वेक्टर सेम कंडीशन, मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही ढलता है, उसके हिसाब से उसका यूनिट रहता है, बट उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। अब उसी तरह से हम किसी भी वेक्टर को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये वेक्टर px है ना, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर i कैप इंटू px, j कैप इंटू py। अभी ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो ये px वेक्टर जो दिख रहा है आपको, इसके डायरेक्शन में मैंने बताया था आपको एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जिसका नाम होता है i, याद है। और यहाँ पे जो होता है उसका नाम होता है j, ठीक है। तो बताइए अभी px वेक्टर पूरा अगर हमको लेना है कंप्लीट वेक्टर, तो हम भी उसे इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब उसकी पूरी वैल्यू px है, 10 नहीं है अभी, पूरी वैल्यू कितनी है px, px ये कंप्लीट वैल्यू दिख रही है आपको, शायद 15 20 जो भी हो, तो px इंटू आई, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि आई मतलब कौन सा वेक्टर होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या करता है, उसकी डायरेक्शन दिखा देता है, कैप है ना उसके ऊपर, तो वो डायरेक्शन दिखा देता है। तो बाकी क्या बचता है, px, ओनली px, मतलब px की वैल्यू बचती है। उसी तरह से py वेक्टर देखिए आप, वेक्टर py मतलब पूरा आ गया उसमें,
उसकी वैल्यू भी आ गया एंड डायरेक्शन भी। तो क्या लिखूं यहाँ पे, वेक्टर पी वाई मतलब उसकी वैल्यू भी है प्लस उस वेक्टर की डायरेक्शन भी है। देखो तो डायरेक्शन का काम ये कर रहा है अभी, क्योंकि ये भी कौन है, यूनिट वेक्टर, तो ये भी डायरेक्शन तो दिखाई देगा। देखो जे डायरेक्शन दिखा रहा है ना, और पी वाई क्या दिखाएगा, उसकी सिर्फ वैल्यू। वैल्यू को क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड। तो ये दिखाता है उसकी मैग्नीट्यूड। ओके, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सिर्फ क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन दिखाने का काम यूनिट वेक्टर कर रहा है, बाकी बचे उसकी वैल्यू। अच्छा, इसको स्प्लिट करके और लिखना है तो कैसा लिखोगे, आपको याद है शायद कि वेक्टर आई, चलो ओके, पीएक्स कंपोनेंट जो था अभी, पेज टर्न, देखो पीएक्स कंपोनेंट जो होता है, एक्स कंपोनेंट वो कॉस होता है हमेशा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी कॉस थीटा प्लस जे कैप। अब देखो पी वाई, वेक्टर पी वाई या पी वाई की वैल्यू कितनी होती है, पी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, पी साइन थीटा। देखो जैसे हमने यहाँ पे पी एक्स पी वाई लिखे, अदर वेक्टर्स आएंगे तो अदर वेक्टर्स के लिए ऐसे आएंगे ना। अभी देखो ए एक्स है सपोज, तो ए इंटू कॉस थीटा, और ए वाई तो ए इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। तो इस तरह से, चलो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी साइन थीटा, करेक्ट। तो किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करने के लिए हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो। सो व्हाट वी डन हियर, वी हैव स्प्लिटेड वेक्टर पी इनटू 2 पार्ट्स। पहले बेसिकली 2 पार्ट्स कर लिए, पी एक्स पी वाई, ये तो आपको पता है, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। एक वेक्टर के हमने 2 पार्ट्स कर लिए, तो रिसोल्यूशन ऑफ इस वेक्टर का किया रिसोल्यूशन, वेक्टर पी का हमने रिसोल्यूशन किया 2 पार्ट्स में। फिर ये वेक्टर जो आया पी एक्स पी वाई, उसके हमने कैसे लिखा उसको, आई इंटू पी एक्स जे इंटू पी वाई। ऐसे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इनकी वैल्यू 1 है, इसीलिए कुछ फर्क नहीं होता, है ना। तो नो टेंशन, सिर्फ ये डायरेक्शन दिखा देंगे, लेकिन आई डायरेक्शन दिखा रहा है पी एक्स, और उसी तरह से जे पी वाई, समझ गए। तो ये 2 वेक्टर्स दिखाया हमने, लेकिन पी एक्स को पी कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, वंस अगेन यू सी द डायग्राम। देखो ये डायग्राम, ये ट्रायंगल, और यहाँ पे साइड में हमने साइन थीटा ले लिया और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू हमेशा पी कॉस थीटा और पी वाई की वैल्यू हमेशा पी साइन थीटा। तो बस ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स याद रहेगा, 2 वेक्टर्स के हम ऐसे पार्ट्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज यही वेक्टर, एग्जाम्पल एक, वेक्टर पी को ऐसा लिखा हमने, 5i प्लस 2j, कोई भी वेक्टर है ऐसा दिया 5i प्लस 2j। अभी वेक्टर के क्वेश्चन जो आएंगे ना तो ऐसे आएंगे ना, 5i प्लस 2j, 3i माइनस 5j, कुछ भी ऐसा, 1j 1k, इस तरह से। तो ये वेक्टर आया तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू। तो ये इक्विवेलेंट किसको है, देखो तो ये इसका मतलब यही बनता है कि ये वेक्टर p है। अब ये 5i, 5i वेक्टर, वेक्टर मतलब ये वेक्टर, यानी ये वेक्टर प्लस 2j। अब 2j मतलब ये वेक्टर हुआ ना, हम इसको भी लिख सकते हैं, या मैंने अभी जो बताया इसको भी लिख सकते हैं, सेम है ना। तो ये 2j या फिर ये 2j, देखो तो 5i प्लस 2j, 5i प्लस 2j। अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी वो निकालनी है, तो हम कैसा कर सकते हैं, देखो p वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों,
पाइथागोरस थ्योरम, px ये सिर्फ वैल्यू है, क्या लिखूं यहाँ पे, ओनली मैग्नीट्यूड। ये कौन सा लॉ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो बोलो px कितना है अभी, ये px मतलब ये, इसकी सिर्फ वैल्यू बताइए मुझे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आई डायरेक्शन दिखाता है, आई नहीं लेके तो भी चलता है, आई की वैल्यू 1 रहती है, छोड़ दो उसको। 5 प्लस, अब ये वर्टिकल वाला बताइए कितना है, 2, कितना आएगा ये 25 प्लस 4, यानी कितना आया, √20। सो दिस इज, ये किसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज वैल्यू किसकी है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। समझ गए ना, वेक्टर p की मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते। अब ये क्वेश्चन का एक टाइप हुआ, तो इसी टाइप पे और एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 3i माइनस 2j, ओके, फाइंड मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है ये फॉर्मेट कौन सा है, axi प्लस ayj, है ना। तो ये मेन फॉर्म है, किसी भी वेक्टर का फॉर्म यही रहता है, या फिर ऐसा रहता है, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। बेसिकली पहले स्टेप कौन सी, इसके बाद ये स्टेप है ना, उसके बाद ये स्टेप है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देखो पहले स्टेप कौन सी, px प्लस पी वाई, फिर उसको स्प्लिट कर दिया हमने, मतलब यूनिट वेक्टर अलग निकाला, वैल्यू अलग निकाली, यूनिट वेक्टर अलग लिखा, वैल्यू अलग लिखी, उस तरह से। तो कंपेयरिंग विथ इट, ये सिर्फ समझने के लिए, कंपेयरिंग विथ इट, बोलो ax कितना आया फिर 3, समझ गए क्या, देखो ax, ये ax, क्योंकि i के साथ जो होता है वो ax होता है। प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले j भी ले सकते वो लोग, तो पहले अगर j लेंगे तो उसको ay बोलना है। तो हमेशा याद रखिए ax के साथ i ही होना, और y के साथ j ही होना है। x के साथ हमेशा i और y के साथ हमेशा j, ये फिक्स रखना। चलो तो कितना आएगा, ax इक्वल टू 3, लेकिन ay इक्वल टू कितना आया देखो, -2। j को j रखा, और ay जो है पूरा, उसकी वैल्यू -2 दिख रही है हमको, तो -2। और हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम पता है, बेस का स्क्वायर करो प्लस हाइट का स्क्वायर करो, तो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ये कितना आता है, -2 स्क्वायर, तो ये कितना आता है, 9 प्लस 4, सो दैट इज √13। तो ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन, इफ वेक्टर आर इक्वल टू 5j माइनस 4k 4i, 5j माइनस 4i, है ना, तो ये करना है आपको। तो कैसे आएगा फिर, डायरेक्ट करेंगे अभी, अंडर रूट ऑफ, बोलो पहले आई वाला लेंगे, पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, पहले आई लो या जे लो, लेकिन बाद में जो टाइप्स है उसमें फर्क पड़ता है जरूर। तो पहले आई का ही लिखेंगे, चलो आई वैल्यू ये है ना, आई, तो ये कौन हुआ, आर एक्स, और जे के साथ जो है वो कौन हुआ, आर वाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर एक्स स्क्वायर, यानी डायरेक्ट -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्लस ही आता है, तो इसीलिए कितना आता है, 16 प्लस 25, ओके। तो ये हुआ नियरली 41। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, समझ गए। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए इसमें और एक टाइप है, तो कंपोनेंट्स हम 3 भी कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स। तो कैसे, ये वेक्टर है एक, या उससे पहले हम एक स्टेप लेंगे, हमने जो कंपोनेंट्स किए अभी उसमें सिर्फ हमको थीटा निकालना बाकी है अभी। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो डायग्राम ध्यान से देखो, ये डायग्राम,
तो यहाँ पर हमको tan थीटा निकालना है सपोज। तो tan थीटा क्या आएगा? tan theta equal to opposite side by adjacent side. So I will write the same thing here. Opposite side कौन सी है? py. Adjacent side कौन सी है? px. तो tan theta ये एक डायरेक्शन देता है, वेक्टर की क्या देता है? डायरेक्शन, किस एंगल पे है वेक्टर। तो समझो वेक्टर ऐसा दिया है 2y प्लस 4j, ठीक है, ऐसा दिया है 2y प्लस 4j। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। समझ गए क्वेश्चन को? कैसे करना फिर? पहले मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए हम लिख रहे हैं बस इसको। आप डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट करिए। bx स्क्वायर, bx कितना है? i के साथ जो होता है 2, प्लस by स्क्वायर, ये कितना है? 4, तो कितना आएगा? 4 प्लस 16, √20 इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी। डायरेक्शन का जो मैंने कंसेप्ट फर्स्ट पेज पे अभी लिखा है वो समझने के लिए मैं फिर से डायग्राम निकालू। यहाँ पर वेक्टर बी, तो ये कौन है? वेक्टर बी एक्स, और ये कौन है? वेक्टर बी वाई, और ये है थीटा। ये डायरेक्शन निकालना है हमको। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? tan थीटा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट इसमें कौन है? बी वाई, एडजेसेंट कौन है? बी एक्स। हमने वेक्टर नहीं लिए, सिर्फ हम वैल्यू ले रहे हैं ना उसकी। तो बी वाई बाय बी एक्स बस। बी वाई कौन है यहाँ पर? देखो बी वाई 4 है, क्योंकि बी वाई जे रहता है ना, जे के साथ बी वाई रहता है, तो 4। और बी एक्स कौन है यहाँ पे? 2, सो 2। tan थीटा इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे पावर 1 रहता है। सो थीटा कितना आया? tan इनवर्स कहते हैं इसको, उल्टा हो जाता है इधर। tan रेस टू 1 है, उधर जाने के बाद tan इनवर्स, और ये 2 का 2 रहे। इसके एंगल्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार इतना आंसर लिखना पड़ता है, इसलिए ओके है अभी के लिए, राइट। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर हो तो उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट आगे ही चलते हैं, छोटा सा पॉइंट एक कवर कर लेते हैं। वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब 3 पार्ट्स। अब कोई भी एक वेक्टर है सपोज ऐसे, तो इस वेक्टर के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने आर एक्स आर वाई किए थे ना, उसी तरह से। तो ये वेक्टर बीच में है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब इससे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर। देखो नीचे जमीन पे हमने परपेंडिकुलर निकाला उसका। ये जमीन जो है ना, ये एक्स वाई से बनती है, या फिर ये y है सपोज, ये x है, और ये z कंपोनेंट है। तो हमने क्या किया, हमारा जो वेक्टर है अभी वो बीच में है। तो आप इमेजिन करो आपका जो रूम है, उस रूम में किसी एक कोने से ये एंगल, ये वेक्टर निकलता है, किसी एक कोने से निकलता है और बीच में आके रुक जाता है। उसके टॉप से, उसके एंड पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो कहाँ पे आएगा? फ्लोर पे, फर्श पे आएगा ना। फर्श पे आने के बाद ये इसका पॉइंट है, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस साइड को भी निकालो, पहले वाल को, और इधर भी निकालो। तो 3 कंपोनेंट बन जाते हैं उसके। और यहाँ से देखो इसको और एक परपेंडिकुलर यहाँ से निकालो, तो 3 वेक्टर बन जाते हैं। एक वेक्टर इधर जो बनेगा वो आर एक्स, इधर जो बनेगा वो आर जेड, और इधर जो बनेगा वो कौन सा रहेगा? आर वाई। तो बोलो वेक्टर, एक वेक्टर के अभी 3 पार्ट्स करें, कौन से? आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। इसको ऐसा लिख सकते हैं आई इंटू आर एक्स, इसको जे इंटू आर वाई, और अभी मैं तीसरा बता दो आपको, के इंटू आर जेड। ठीक है, तो जेड के डायरेक्शन में कौन होता है? वेक्टर के। अब इसकी अगर वैल्यू निकालने तो कैसे आएंगे फिर? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये पार्ट हम
कल ले लेंगे। ओके, अभी एक काम करो, स्क्रीनशॉट्स निकालो फटाफट। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, और ये थर्ड पेज।